गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रनिंग चल रहा है। लेंदी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी टॉपिक्स हैं एक से बढ़कर एक हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। आज बच्चों में स्कूल आईडी की जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो आपको ऑलरेडी नितिन सर ने शेयर किया है। तो चैप्टर 6 का जो फर्स्ट पीडीएफ है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से अपने नोट्स लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेप्लिकेशन से पहले एक बार हम आरएनए के बारे में फिर से देख लेते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ये पूछे कि विच वन इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, मतलब आरएनए पहले था या डीएनए पहले था, तो ये जो डिस्कशन है इसमें ये क्लियर होता है कि जो आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है ना। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता गया और दो आरएनए स्ट्रैंड के आपस में कॉइल होने से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। तो डीएनए का ओरिजिन आरएनए से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है बच्चों? जो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये कंपटीशन, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं कि मान लो आपको यदि कोई कहे ये एक डीएनए का थ्रेड है, धागा है, और ये एक अपोजिट थ्रेड है। मान लो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम का स्ट्रैंड है, यानी कि एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेसेस है, आप खुद निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, डीएनए के अंदर एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में एंड गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में। ध्यान रखना, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर आपको किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन एग्जाम में किसी एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस बता दें कि इनमें ये नाइट्रोजन बेस हैं, तो उसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है उसके बेस आप अपने आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। मान लो यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ फिर ए है, यहाँ सी है, ठीक है। यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ फिर ए है, यहाँ सी है। अब आपको कोई कहे कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड पर ये नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो इनके अपोजिट स्ट्रैंड के ऊपर नाइट्रोजन बेस बताइए। तो बहुत ही इजी है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा जो सेकंड स्ट्रैंड है, ठीक है। 5 प्राइम एंड यहाँ पर 3 प्राइम। एडेनिन के अपोजिट क्या आएगा? थाइमिन आएगा। थाइमिन के अपोजिट एडेनिन आएगा। गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन आएगा। एडेनिन के अपोजिट थाइमिन आएगा। साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन आएगा। थाइमिन के अपोजिट एडेनिन आएगा। गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन आएगा। एडेनिन के अपोजिट थाइमिन और सी के अपोजिट गुआनिन। तो बच्चों 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड में ये नाइट्रोजन बेस है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम है उसमें ये नाइट्रोजन बेस होंगे। तो ये कई बार हायर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इजीली इसको समझ के कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक सेकंड बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम। आज का टॉपिक रेप्लिकेशन है बच्चों, तो सारे लास्ट तक बने रहना, ठीक है। हाँ यस बच्चों, व्हाट इज द रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपी ऑफ डीएनए। द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं।
और जो डीएनए रेप्लिकेशन है बच्चों वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसे? कि सपोज करो ये डीएनए है, ठीक है, ये मान लो 3' है और ये 5' एंड है, ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। तो जब रेप्लिकेशन होना होता है, ठीक है, तो ये धागे खुल जाते हैं। ठीक है, जब रेप्लिकेशन होना होता है तो ये धागे ओपन हो जाते हैं और इन पर नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। मतलब ये धागा अलग हो गया और ये धागा अलग हो गया, ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड हो गए। अब नया इनके ऊपर क्या होगा? नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। यानी कि जो डीएनए की नई कॉपीज बनती हैं उनमें एक धागा, एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और सेकंड स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूली फॉर्म्ड होता है। तो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि आधा स्ट्रैंड कंजर्व रह गया और जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है वो नया बन गया। तो इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव किया गया 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल के द्वारा। तो इनके एक्सपेरिमेंट को करते हैं हम फटाफट से। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को समझना जरूरी है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया वो दिया फ्रैंकलिन स्टॉल, फ्रैंकलिन स्टॉल एंड मैथ्यू मेसेल्सन, मैथ्यू मेसेल्सन। ठीक है बच्चों, ईयर 1958 में। ठीक है, और मैं पहले डायग्राम बना देता हूं फिर अपन इसको करते हैं कंप्लीट।
हम्म। हाँ बेटा ध्यान से देखिए। हाँ ध्यान से देखिए बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए इन 1958 फ्रैंकलिन स्टॉल एंड मैथ्यू मेसेल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों इकोलाई बैक्टीरिया लिए। उन्होंने क्या लिया? इकोलाई बैक्टीरिया लिए। और आप सभी को पता है कि इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया? जो कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडिया है, वहां पर हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप N15, हैवी N15 आइसोटोप को यूज किया और अमोनियम क्लोराइड को मीडिया में ऐड किया। फिर उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को कुछ जनरेशन तक N15 वाले मीडिया के अंदर ग्रो करवाया, कल्चर करवाया। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है, आपको पता ही है कि डीएनए का पार्ट है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है डीएनए, तो वहां पर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो हम यूं ले लें कि पहले शुरुआत में ये डीएनए है, ये अमोनियम क्लोराइड के मीडिया पर जब ग्रो हुआ कई बार करने पर, तो इनके डीएनए के दोनों धागों में N15 इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर ये हैवी आइसोटोप है, तो इसको सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? कि वायल के अंदर किसी कल्चर को डालकर और उसको तेज स्पीड में रोटेट कराना, जिससे क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जब उस वायल को, उस ट्यूब को, वायल को निकाला गया, तो इसमें जो हैवी आइसोटोप है N15, उसका जो बैंड है वो नीचे की ओर मिला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट टाइम उन्होंने एक दूसरा कल्चर मीडिया लिया जहां पर इन N15 वाले जो बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है, उनको N14 जो है हल्का आइसोटोप है, लाइट, तो उस मीडिया के अंदर इनको मल्टीप्लाई करवाया गया। तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि एक धागे के अंदर नया N14 इनकॉर्पोरेट हो गया और एक धागा पेरेंटली रहा, एक धागा पेरेंटली रहा। ठीक है, और इस बार उन्होंने जब 20 मिनट बाद जो कल्चर मिला उनको, और उसको जब वायल के अंदर लाकर डालकर और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया, तो इस बार जो बैंड मिला वो थोड़ा ऊपर की ओर मिला। ये हाइब्रिड बैंड था। ये क्या था बच्चों? हाइब्रिड बैंड था, क्योंकि ये जो डीएनए आपको नजर आ रही है ये हाइब्रिड है, क्योंकि इनमें एक धागा N15 कंटेनिंग है और एक जो स्ट्रैंड है वो N14 कंटेनिंग है। तो यहाँ पर बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइब्रिड डीएनए बैंड्स मिले मेसेल्सन को और स्टॉल को। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव हुआ है। इसको हम और आगे करेंगे। अगर इसको 20 मिनट्स और अगर हम करें, तो हमें जो नेक्स्ट जो बैंड्स मिलेंगे उनमें एक लाइट बैंड मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम N14 पर ये कल्चर करवाते हैं अगर, तो फिर जो नए बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कुछ में तो N14 कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और कुछ में एक स्ट्रैंड के अंदर ही N14 रहेगा। ठीक है ना, तो वहां पर हमें दो बैंड मिलेंगे, एक लाइट बैंड जो कि ऊपर की ओर होगा और एक हाइब्रिड बैंड जो कि मिड में होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, रेप्लिकेशन। फटाफट से कंप्लीट करते हैं रेप्लिकेशन को। डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। चलिए, तो नेक्स्ट है बच्चों रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है बच्चों, वो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि मैं जो नोट्स दे रहा हूं, नहीं, ये जो एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का, तो ये टॉपिक तो बुक में भी अच्छा दे रखा है। ठीक है ना, लेकिन जो प्योरली जो रेप्लिकेशन पार्ट है जो मैं आप बताने वाला हूँ, वो आप मेरे नोट्स से ही पढ़ें। सिंपल है, बहुत ही इजी रहेगा लर्निंग में, समझने में। ठीक है बच्चों, रेप्लिकेशन डायग्रामेटिकली इतना इजीली कर पाएंगे आप इसको।
मैं यहाँ पर बच्चों पहले एंजाइम्स बता देता हूँ, कौन कौन से एंजाइम रोल प्ले करते हैं रेप्लिकेशन के अंदर, डीएनए के फॉर्मेशन के अंदर। फर्स्ट लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और ये तो प्रोकैरियोट्स के हैं। और नेक्स्ट लेता हूं डीएनए पॉलीमरेज, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सिग्मा। ठीक है, तो ये तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज का पार्ट। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं हेलिकेज। हेलिकेज थर्ड हम लेते हैं टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज फोर्थ हम लेते हैं एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन्स। फिर हम लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। कितने सारे एंजाइम बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। चलिए, तो बच्चों ये रेप्लिकेशन के एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इसे हम कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये रिपेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी स्पेशल रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। एक्चुअली जो पार्ट लेते हैं डीएनए को मल्टीप्लाई करने में, पॉलीमराइज करने में, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और सिग्मा 5 एंजाइम पार्ट लेते हैं। एक्चुअल पार्ट लेते हैं डेल्टा। डेल्टा एंजाइम एक्चुअल में पार्ट लेते हैं, डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और जो अल्फा है वो इस रिपेयरिंग में, बीटा भी रिपेयरिंग के अंदर, गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रिपेयर में हेल्प करते हैं। और जो सिग्मा है ये हीला सेल्स, हीला सेल्स, ये कैंसरस सेल्स होती है, यहाँ पर ये पॉलीमरेज एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबी प्रोटीन, आरएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज की। इसके लिए मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, फिर इन एंजाइम्स को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप जरूर साथ में ड्रॉ करें। आप इस डायग्राम को आप जरूर ड्रॉ करें रफ कॉपी के अंदर, साथ साथ में इन पैरेलल। सबसे कह रहा हूं कि साथ में जरूर ड्रॉ करें। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, यहां कर लेते हैं 3 प्राइम एंड यहां कर लेते हैं 5 प्राइम। ठीक है,
बच्चों ये डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क है, डीएनए रेप्लिकेशन एपरेटस या फॉर्क कह सकते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, दिस वन इज द डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क। ध्यान से देखना बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए आप आराम से सिर्फ जो मैंने ये एंजाइम लिखे हैं, जो मैंने ये एंजाइम्स लिखे हैं वो लर्न करें और ये डायग्राम लर्न करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कहीं मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर समझ रहे हैं। वैसे आप आगे अगर एमएससी वगैरह करते हैं तो वहां पर प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग से इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को हम समझते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर वहां अलग से समझते हैं। लेकिन क्योंकि 12th है तो 12th में एक लिमिट है इतना करवाने का, है ना। तो अपन एक प्रोकैरियोट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हेलिकेज एंजाइम है, ये दोनों डीएनए के धागों के बीच में आकर इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है और दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के उनको अनवाइंड कर देता है, ठीक है ना। तो हेलिकेज एंजाइम के द्वारा अनवाइंडिंग होती है और धागे जो है डीएनए के वो सेपरेट हो जाते हैं। ये स्ट्रैंड वापस से रीजॉइन ना हो, जो डीएनए के स्ट्रैंड से रीजॉइन ना हो, तो इसलिए एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो दोनों स्ट्रैंड पर एसएसबी प्रोटीन आके इनको पकड़ लेती है, बांध देती है, जिससे रीजॉइन ना हो पाए। ऐसा होने पर क्या होता है, एक तनाव आता है, एक स्ट्रेन आता है डीएनए के धागों पर। तो इस तनाव को रिलीज कौन करता है, इस स्ट्रेन को रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज यहाँ अटैच होता है और इस तनाव को, स्ट्रेन को रिलीज करता है डीएनए के स्ट्रैंड से। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर बताया था आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनाता है जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं, और इस आरएनए प्राइमर का पॉलीमराइजेशन होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। कैसे होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है और उसको पॉलीमराइज करता है। तो इस स्ट्रैंड पर, यहाँ ये जो स्ट्रैंड है ये तो डीएनए का ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड, इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और यहाँ पर डीएनए का धागा कॉन्टिन्यूअसली बनता है और हमेशा डीएनए का फॉर्मेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है और इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अपोजिट, जो अपोजिट टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पर अपोजिट फ्रेम होने की वजह से जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनते हैं। तो यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज आता है, एक फ्रेगमेंट बनाता है और फिर यहाँ पर एक छोटा धागा बन जाता है डीएनए का, फिर इसके बाद में एक और धागा बन जाता है। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में डीएनए के धागे बनते हैं। इनको डिस्कवर किया 1968 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने, और उन्हीं के नाम पर इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इस स्ट्रैंड पे जो ये फ्रेगमेंट्स बने डीएनए के, इन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं इनके। अब ये डीएनए पूरा बन गया दोनों तरफ, यहाँ पर ये जो गैप है, इन गैप की फिलिंग होती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा और लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि डीएनए रिपेयरिंग के दौरान रिपेयरिंग भी होती है, अगर मान लो कोई मिसमैच्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अगर आ गया है डीएनए के अंदर, तो उसको रिमूव या रिप्लेस करता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड रिपेयर करता है और मिसमैच्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को वहां से शिफ्ट कर देता है और वहां पर रिप्लेस कर देता है जो एक्चुअल आना चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड उसको। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फिल करता है स्पेस को, और जो लाइगेज एंजाइम है वो अटैच कर देता है। दोनों डीएनए के दो धागों को जोड़ने का, अटैच करने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। अच्छा बच्चों, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये जो मैंने एंजाइम बताया हेलिकेज, इनको हम गायरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गायरेज भी कहते हैं। और ये जो एंजाइम है हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज, दोनों का फंक्शन प्ले कर सकता है या करता है। ठीक है, चलिए, तो ये बच्चों रेप्लिकेशन का पार्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। हाँ, अब बच्चों कुछ स्टेप्स हैं जो मैं कल लिख के भी बता दूंगा, आज थोड़ा टाइम कम है, मैं रिपीट कर देता हूँ। कई सारे स्टेप हैं, मैंने आपको नोट्स में दिए हैं,
नोट्स में दूंगा मैं आपको ये स्टेप्स। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए के अंदर वो हिस्सा, वो पार्ट, वो साइड जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम ओरी साइड कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में जब डीएनए का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है नए स्ट्रैंड का, तो उससे इसमें बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। और डीएनए के फॉर्मेशन में नए फ्रेगमेंट के नए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए, इसके अलावा मैग्नीशियम आयन चाहिए, और एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में, जीटीपी के फॉर्म में, या कोई भी और फॉर्म हो जिसमें एनर्जी करेंसी चाहिए, यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और इसके बाद में ये जब डीएनए पूरा बन जाता है तो इसकी प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग होने के बाद में जो मिसमैच है, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड वो रिप्लेस होती है सही न्यूक्लियोटाइड से, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट स्पेसेस को फिल करता है, और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रूफ रीडिंग करता है, डीएनए रिपेयर करता है, जो लाइगेज है वो डीएनए के धागों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है बच्चों। तो वैसे इस टॉपिक को अपन थोड़ा रिमेनिंग जो पार्ट है वो कल और ले लेंगे, आज इतना ही करेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लें, अपना हैंड रेज कर दें और यू कैन आस्क मी। इस डायग्राम के बेसिस पर आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।